जब कोलकाता के राजभवन में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो सिर्फ बंगाल में एक नई सरकार नहीं बन रही थी बल्कि एक नया इतिहास बन रहा था। वो इंसान जिसने वामपंथ के शासन के खिलाफ तृणमूल को गांव-गांव तक पहुंचाया, वो उसी तृणमूल और ममता को हराकर पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनकर सामने आ रहा था। शायद यही वजह है कि 2026 का यह नतीजा सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है बल्कि भारतीय राजनीति के बड़े ऐतिहासिक लम्हों में से एक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है यह कहानी 2026 से शुरू होती है तो आप गलत है, क्योंकि इसकी जड़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ के जरिए भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, जो बंगाल की मिट्टी में जन्मे लेकिन जिनकी विचारधारा को बंगाल ने ही बाहरी कहकर दशकों तक खारिज रखा। आज उसी विचारधारा को पश्चिम बंगाल ने सीने से लगा दिया है, शुभेंदु अधिकारी के तौर पर नई सरकार का मुखिया बना दिया है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी का राजभवन पहुंचना सिर्फ एक राजनेता की जीत नहीं है बल्कि बंगाल के बदलते मिजाज का संकेत है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी कहानी भी इतनी सरल साधारण सिंपल नहीं है। एक जमाने में ममता बनर्जी के सबसे करीबी साथियों में गिने जाते थे। वामपंथ के शासन के खिलाफ जब दीदी लड़ रही थी तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता। वक्त बदला, शुभेंदु अधिकारी बदले और वो ममता के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इसीलिए आज शुभेंदु अधिकारी की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीएमसी का फाउंडर मेंबर, ममता बनर्जी का सबसे करीबी इंसान, सबसे भरोसेमंद, ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन बना। ममता बनर्जी के बंगाल में न हारने के मिथ को एक बार नहीं दो बार तोड़ दिया। कैसे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जाकर ममता बनर्जी को हरा देते हैं, वही नंदीग्राम जिसने ममता बनर्जी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था। सवाल यह भी उठना चाहिए कि ममता के करीबी होने के बाद वो ममता से दूर क्यों गए? क्या यह राजनीतिक बदलाव था, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, या फिर नारदा स्टिंग और जांच एजेंसियों के दबाव से जुड़ा एक राजनीतिक दाव? क्योंकि टीएमसी कह रही है कि देखिए, कभी मोदी जी मजाक उड़ाते थे, कभी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री है। शुभेंदु अधिकारी कहानी आप में एक फिल्म की कहानी है। इसीलिए आज इस कहानी के तमाम पन्नों को हम खोलेंगे, जहां भरोसा, बगावत, सत्ता और राजनीति एक साथ टकराते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसीलिए अगले 16-17 मिनट हमें जरूर दीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत करें। हम उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आसानी रहे कि नया टॉपिक क्या आया है। अब शुरुआत करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। देखिए, अक्सर यह कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी को विरासत में सब कुछ मिल गया, और यह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पिता शिशिर अधिकारी पहले से राज्य की राजनीति में एक बड़ा नाम था। लेकिन अगर सिर्फ बड़े परिवार का नाम किसी व्यक्ति को ताकतवर और नेता बना देता तो बंगाल की राजनीति में हर दूसरा नेता शुभेंदु अधिकारी होता। सच तो यह है कि विरासत आपको पहचान दिलाती है, लेकिन जनता के बीच जगह खुद बनानी पड़ती है। और शुभेंदु अधिकारी कहानी भी शुरू से ही वहीं से शुरू होती है, क्योंकि 90 के दशक का बंगाल जो है वो आज के बंगाल जैसा नहीं था। उस समय मेदिनीपुर और आसपास के इलाकों में सीपीएम का ऐसा दबदबा था कि विपक्ष में खड़े होना भी अपने आप में जोखिम माना जाता था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस दौर में गाँवों में डर, दबाव और हिंसा बहुत आम बात थी। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने छात्र राजनीति से शुरुआत की। वो उन नेताओं में नहीं थे जो सिर्फ मंचों पर भाषण देकर पॉलिटिक्स करते थे। उन्होंने सड़क पर उतरकर राजनीति सीखी, स्थानीय आंदोलनों में हिस्सा लिया, कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव घूमे और धीरे धीरे मेदिनीपुर में एक अलग अपनी पहचान बना ली। पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी घंटों लोगों के बीच बैठते थे, समस्याएं उनकी सुनते थे, छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों को राजनीतिक लड़ाई में तब्दील कर दिया करते थे। और यही वजह है कि देखते ही देखते युवाओं के बीच शुभेंदु की पकड़ मजबूत होने लगी। उस दौर में ज्यादातर विपक्षी नेता सीमित इलाकों में सिमटते हैं। शुभेंदु ने मेदिनीपुर के दूर दराज इलाकों तक अपना संगठन खड़ा किया। उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं की बल्कि लोगों को भरोसा दिलाया था कि सीपीएम जैसी मजबूत ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। और यही मेहनत धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग उन्हें सिर्फ शिशिर अधिकारी का बेटा नहीं बल्कि जमीन से निकला नेता मानने लगे। राजनीति में उनका अपना अलग अंदाज भी था। वह कैमरों से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं, भाषणों से ज्यादा संगठन पर काम करते हैं। और आगे चलकर यही नेटवर्क नंदीग्राम आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बना। यानी जिस मेदिनीपुर की गलियों में शुभेंदु ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की, वहीं से बंगाल के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत हुई।
और फिर आया वो नंदीग्राम, जिसको लेकर आज भी चर्चा है। क्या उस नंदीग्राम में घटना ने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा बनाया, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी, लेकिन उसके पीछे किरदार शुभेंदु अधिकारी का भी था। दरअसल साल 2007 का नंदीग्राम आंदोलन सिर्फ जमीनी अधिग्रह के खिलाफ विरोध नहीं था, वही आंदोलन था जिसने वेस्ट बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदला था। आज भी ज्यादातर लोग नंदीग्राम का नाम सुनते ममता बनर्जी को याद करते हैं, लेकिन उस आंदोलन के जमीन पर अगर कोई नेता सबसे ज्यादा सक्रिय था, एक्टिव था, तो वह शुभेंदु अधिकारी थे। नंदीग्राम सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, वहाँ के लोगों के घर, खेत और अस्तित्व का सवाल बन चुका था। जब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन ग्रहण की खबर फैली तो पूरे इलाके में डर और गुस्सा फैला। कई गाँव में रात होते लोग पहरा देने लगते, क्योंकि डर था कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी। इसी माहौल में शुभेंदु अधिकारी ने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। उस समय नंदीग्राम में हालात इतने तनावपूर्ण थे, इतने स्ट्रेस भरा था कि पुलिस, प्रशासन और सीपीएम कार्यकर्ताओं के साथ लगातार टकराव की खबरें आ रही थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी तब पीछे नहीं हटे। किसानों, युवाओं और स्थानीय लोगों के साथ ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसने आंदोलन को सिर्फ विरोध नहीं दिया, बल्कि उसे जन आक्रोश में तब्दील कर दिया। उस दौर को करीब से देखने वाले लोग बताते हैं कि शुभेंदु दिन रात इलाके में रहते। वो सिर्फ मंच पर भाषण देने वाले नेताओं में नहीं थे, बल्कि आंदोलन की रणनीति जमीन पर संभाल रहे थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे नंदीग्राम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बना। फिर वो दिन आया जब पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और हिंसा की तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया, जिसके बाद नंदीग्राम सिर्फ एक जिला नहीं रहा, बल्कि सीपीएम सरकार के खिलाफ गुस्से का केंद्र बन गया। इस आंदोलन ने ममता बनर्जी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उस आंदोलन ने शुभेंदु अधिकारी को भी बंगाल का बड़ा जननेता बना दिया। लोगों को यहीं से लगने लगा कि वह सिर्फ संगठन संभालने वाले नेता नहीं है, बल्कि सड़क की लड़ाई लड़ने वाले खिलाड़ी भी है। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि हर भार अपने साथ विवाद लाता है, आता है। नंदीग्राम से मजबूत होकर निकले शुभेंदु अधिकारी के साथ भी उनके दामन पर दाग लगे, वो दाग जिसका जिक्र आज भी हो रहा है। जब सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, पिक्चर वायरल कर रहे हैं। दरअसल राजनीति में जो जितना तेजी से ऊपर उठता है, उतना ही तेजी से उसके आसपास विवाद भी जमा होता है। शुभेंदु अधिकारी की कहानी भी अलग है। नंदीग्राम आंदोलन के बाद जहां एक तरफ उनकी छवि बंगाल के मजबूत जननेता की बनी, तो दूसरी तरफ उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे। सबसे ज्यादा चर्चा नारदा स्टिंग मामले को लेकर हुई, जिसमें कई टीएमसी के नेताओं के साथ शुभेंदु अधिकारी का भी नाम सामने आया। विरोधियों का आरोप था कि जब एक सत्ता ताकत का संगठन उनके साथ था, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ा, शुभेंदु ने राजनीतिक दिशा बदल दी। यही वजह है कि आज भी उनके आलोचक उन्हें विचारधारा से ज्यादा सही समय पर सही चाल चलने वाले नेता मानते हैं। उनके आलोचक कहते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शुभेंदु अधिकारी ने अपने आप को धो लिया। वैसे सिर्फ नारदा स्टिंग नहीं, बल्कि मेदिनीपुर में उन पर आक्रामक संगठन चलाने और दबाव की राजनीति करने जैसे आरोप लगे। बंगाल के हिंसक राजनीति में उनके विरोधी अक्सर उन्हें बाहुबली मॉडल का चेहरा बताते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी इन तमाम विषयों को हमेशा राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहते हैं। उनका कहना होता है कि अगर उनका मकसद खुद को बचाना होता तो सत्ता के साथ समझौता कर आराम से राजनीति करते, ना कि ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी कठिन लड़ाई लड़ते। उनके समर्थक भी यही दावा करते हैं कि शुभेंदु ने सिर्फ उस सिस्टम में खिलाफ आवाज उठाई जिसका वह खुद हिस्सा कभी थे, लेकिन सच शायद इन दोनों दावों के बीच के ही छिपा है। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी आज भी बंगाल की राजनीति के एक ऐसे प्रभावशाली और विवादित चेहरों में गिने जाते हैं। जनता ने सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन नारदा राजनीति, हिंसा पाला बदलने जैसे सवाल, पैसे लेने जैसे सवाल आज भी उनके दामन पर चिप गए हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं लगती, बल्कि सत्ता, रणनीति, महत्वाकांक्षा और विवादों से भरी एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई लगती है जिसका फैसला पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन एक फैसला बंगाल की जनता ने किया, वो है 2026 की जीत का। क्या बंगाल में 2026 की जीत ने पॉलिटिक्स, राजनीति का भ्रम तोड़ा? देखिए 2026 के नतीजों ने बंगाल की राजनीति का वो भ्रम तोड़ा जिसे दशकों से अटूट माना जा रहा था। लंबे समय तक यह माना जा रहा था कि बंगाल में बीजेपी को तो आ ही नहीं सकती, यह बाहरी पार्टी है, यह आएगी ही नहीं, हिंदी पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच वाली पार्टी है, लेकिन बंगाल में काम नहीं चलेगा। लेकिन अब वही बंगाल में भगवा सरकार बन चुकी है, बीजेपी का झंडा लहर चुका है।
उससे केंद्र में शुभेंदु अधिकारी है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक सोच का टूटना था जिसमें ममता बनर्जी को लगभग अजेय माना जाने लगा था। चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि बंगाल का एक बड़ा वर्ग अब ममता से दूर जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव को सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे स्थानीय पहचान, सम्मान, राजनीतिक थकान जैसे मुद्दों से जोड़ा। यही वजह थी कि बीजेपी उन इलाकों में ही पहुंची जहां उनका संगठन भी कमजोर था। उत्तर बंगाल, जंगमल, मेदिनीपुर जैसे इलाकों में बूथ स्तर तक बनाई गई और बढ़ाई गई। रणनीति ने टीएमसी के मजबूत ढांचे को कई जगह हिला दिया। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि शुभेंदु के सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वह बंगाल की जमीन, जातीय समीकरणों और स्थानीय गुस्से को करीब से समझ रहे थे। हालांकि विपक्ष ने इस जीत पर कई सवाल भी उठाए। टीएमसी के नेताओं ने प्रशासनिक दबाव, एजेंसियों के इस्तेमाल, चुनावी माहौल को लेकर आरोप लगाए, जबकि बीजेपी लगातार इसे जनता के गुस्से और बदलाव का नतीजा बता रही थी। लेकिन आरोप और जवाब के शोर के बीच एक बात साफ दिख रही थी कि बंगाल की राजनीति अब पुराने रास्ते पर लौटने वाली नहीं थी। और इस चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी सिर्फ मेदिनीपुर या फिर नंदीग्राम के नेता नहीं रहे, बल्कि पश्चिम बंगाल की उस नए दौर की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन गए, जिसने बंगाल की सत्ता का पूरा संतुलन, पूरा बैलेंस हिला कर रख दिया। लेकिन सवाल यह कि क्या शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें खत्म हो गई या असली कठिन यात्रा अब शुरू होगी या हुई? क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी की सबसे कठिन लड़ाई शुरू हुई? देखिए, शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना उनके राजनीतिक सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा है। बीजेपी को यह फिर से नए सिरे से ताकत देने वाला है, क्योंकि बंगाल में सरकार बना ली, लेकिन शायद सबसे कठिन दौर की शुरुआत भी यहीं से है, क्योंकि विपक्ष में रहकर सवाल उठाना आसान होता है। सत्ता में आने के बाद उन्हीं सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद बंगाल की जनता सिर्फ नारों और आक्रमण, भाषणों से संतुष्ट नहीं होगी। अब लोगों को रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, राजनीतिक हिंसा से राहत चाहिए और सबसे ज्यादा वो भरोसा चाहिए कि बंगाल सच में अब बदलेगा और आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सरकार चलाने की नहीं है, बल्कि उस उम्मीद को जिंदा रखने की भी है जिसके नाम पर जनता ने बदलाव चुना है। बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा, पोस्ट पोल टकराव, कैडर कल्चर की राजनीति से परेशान है। ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या शुभेंदु सच में इस माहौल को बदल पाएंगे या फिर वो भी ममता की तरह हो जाएंगे, जिसने वामपंथ के खिलाफ उम्मीद जगाई लेकिन बाद में वैसे ही बन गए। क्या यह भी वैसे बनेंगे? दूसरी बड़ी चुनौती उन इलाकों और समुदायों का भरोसा जीतने की भी है जहां बीजेपी को लेकर अभी गहरी आशंका मौजूद है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो उनके साथ उनका विकास, इसको लेकर भी सवाल है। क्या यह बंगाल का माहौल बिगाड़ेगा? विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगा रहा है कि वह हिंदू मुसलमान खुलकर कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी भी खुलकर कह रहे हैं, उन्होंने कहा है अब वो चाहते हैं अपने लोगों का भला करना, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के रहने वाले हैं। ऐसे में शुभेंदु खुद को पूरे बंगाल के मुख्यमंत्री साबित करना होगा। इनके साथ ही बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन बड़ी चिंता होगी। लंबे समय से बंगाल के युवाओं के बीच ये भावना बढ़ी कि राज्य में अवसर कम हुए हैं, बेहतर भविष्य के लिए बाहर जाना पड़ता है। शुभेंदु बार बार कहते हैं कि बंगाल को सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्जीवन की भी जरूरत है। इसीलिए शायद असली चुनौती जो है वो भाषण ज्यादा जमीन पर नतीजे दिखाने की, क्योंकि इतिहास सिर्फ इस बात को नहीं याद रखता कि आप सत्ता तक पहुँचे कैसे, इतिहास यह भी याद रखता है कि सत्ता मिलने के बाद आपने लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव किया। और यही सवाल शुभेंदु अधिकारी की राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है। जाते जाते एक सवाल हमारा भी आपसे कि क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल को बदल पाएंगे? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की कहानी शायद बंगाल की राजनीति की एक असामान्य कहानियों में से एक है। एक समय वो नेता जो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद साथियों में था, वो आगे चलकर उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों के रूप में उभरा। मेदिनीपुर की गलियों से शुरू हुआ सफर नंदीग्राम के आंदोलन, विवादों, आरोपों और सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाइयों से गुजरते हुए राजभवन तक पहुंचा। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि शुभेंदु अधिकारी को आज भी लोग दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखते हैं। एक कहानी चाहने वाले जो उन्हें भूमिपुत्र मानते हैं, जो मानते हैं कि उसने जॉइंट किलर की तरह ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंका है। तो पहले ममता को सीएम बनाया, बाद में उखाड़ दिया, सत्ता परिवर्तन कर दिया। विरोधियों के लिए
वो एक ऐसे रणनीतिकार है जो सही समय देखकर राजनीतिक दिशा बदलते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। सच इसी के बीच में है, लेकिन असली परीक्षा जिसका जिक्र हमने किया वो अब शुरू हुई है। सरकार बनाना और राज्य संभालना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। लोगों को उम्मीदें बंगाल में पहले ज्यादा है। बंगाल बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा, ध्रुवीकरण, आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर वो इसे बदल देते हैं, फर्क लाते हैं, वो उस इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि बंगाल की जनता नेताओं को जितनी तेजी से ऊपर बिठाती है उतनी देर से उतारती भी है। इसीलिए आने वाले साल शुभेंदु अधिकारी की सरकार के नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत का फैसला करेंगे। देखना होगा कि वो जॉइंट किलर बनकर याद किए जाएंगे या फिर उस नेता के रूप में जिसने सच में बंगाल को बदल कर रख दिया। यह सवाल हमारा आपसे शुभेंदु अधिकारी की कहानी पर आपकी राय क्या है? आप बताइए, क्या वो सच में बंगाल में बदलाव की उम्मीद लेकर आए हैं या फिर सत्ता बदलने की कहानी जहां चेहरे बदले हैं, सिस्टम नहीं? क्या नंदीग्राम से शुरू हुआ उनका सफर बंगाल को नई दिशा देगा? क्या आने वाले सालों में वही पुरानी राजनीति फिर से लौटेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की जनता ने सिर्फ सरकार बदली है या आपको लगता है सच में राजनीति को सोचने का तरीका बदला है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी थोड़ी है। यह उस राज्य की कहानी है जिसने हमेशा पूरे देश की राजनीति को दिशा दी है। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप का भी लिंक हमने दे दिया है, आप वहां जुड़ सकते हैं। हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा, गहरा रिश्ता होगा, तो आपके मन की बात हम आप तक और लाते रहेंगे। फिलहाल मैं हूँ वीके सिंह। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।